बतौर बसपा विधायक करीम अंसारी का निधन। सीएम धामी और मायावती ने जताया शोक। दिल्ली में चल रहा था इलाज। हरिद्वार में 5 दिवसीय कृषि सखी ट्रेनिंग का समापन। बाबा रामदेव बोले, गांव में बसता है भारत, पतंजलि में बनाई अपनी पहचान। बीजेपी ने सांसदों की तय की जिम्मेदारी। हारी हुई विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे प्रवास। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। राज्यपाल गुरप्रीत सिंह परिवार संग पहुंचे मसूरी। ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट और कार्टोग्राफी म्यूजियम का किया दीदार। नशे में धुत डॉक्टर ने थार से मचाया हाहाकार। हाईवे पर 4 वाहनों को मारी टक्कर। कई गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। महलचौरी में लोक सांस्कृतिक एवं कृषि विकास मेले का गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के नाम रहा। इस अवसर पर मेला समिति के पद अधिकारियों द्वारा नरेंद्र सिंह नेगी के महलचौरी पहुंचने पर गाजे बाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की, जिनका क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने मेला आयोजन समिति की प्रशंसा करते हुए मेले के भव्य एवं सफल आयोजन के लिए मेला समिति व क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। कमिश्नरी की भी घोषणा की। राजधानी का तो गजट नोटिफिकेशन हो गया और जो कमिश्नरी है उसको किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया है, पेंडिंग में डाल दिया गया है। ये कमिश्नरी बनेगी तो यहाँ पर आईएएस ऑफिसर बैठेंगे, यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर बैठेंगे, आईएफएस ऑफिसर तो यहाँ पर बैठते ही होंगे। उनके अधीन तमाम जो विभागीय इंजीनियर हैं वो यहाँ पर बैठेंगे, जो डेवलपमेंट की इकाइयाँ हैं वो लोग यहाँ पर बैठेंगे और वो इस क्षेत्र की विकास के लिए एक समुचित संतुलित विकास की योजना जो जिसको हम एक अगर सिंपल एक वर्ड में हम लोग कहते हैं तो मास्टर प्लान कहते हैं या नियोजित विकास योजना के तहत यहाँ के डेवलपमेंट की योजना बनाई। तो वो चीज़ यहाँ के लिए किया था। मैं किन्हीं कारणों से मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अगर वो यहाँ पर हो जाता तो यहाँ के लिए एक समुचित योजना बनती, क्योंकि गैरसैंण अपने आप एक बहुत छोटा स्थान है, रायसेन एक बहुत छोटा स्थान है। और जब मैंने राजधानी क्षेत्र की बात की थी, उसका केंद्र जो ग्रीष्मकालीन राजधानी उसका केंद्र तो यहाँ होगा, लेकिन उसमें पूरा हमारा चौखटिया तक, और चौखटिया में मैंने एक एयरपोर्ट की घोषणा करी थी जिसके लिए 10 करोड़ का प्रोविजन भी बजट में प्रावधान कर दिया गया था कि वहाँ पर लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो और बाकी हम भारत सरकार से बातचीत करके और यहाँ पर एयरबस उतर सके। तो उत्तराखंड का जो भविष्य 3 चीज़ों में विशेष रूप से है, बागवानी है, आपका पर्यटन है और सोलर एनर्जी। ये 3 चीज इस उत्तराखंड में जिसका बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत व्यापक स्कोप है। उधर गढ़वाल में रेल लाइन पहुंच गई, वहाँ पर हवाई बन गई, लेकिन अगर चौखटिया हवाई पट्टी ये हमारे लिए सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिल्कुल आप समझिए कि ये ऐसी जगह पर है और ऐसे हमारी सीमाएं हैं। तो सीमांत क्षेत्र की दृष्टि से, सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से अगर चौखटिया हवाई पट्टी भी उसमें एक प्लान में एक हिस्सा था ताकि यहाँ का समुचित विकास हो। मेला समिति में बहुत महलचौरी व्यापार संघ है, का वास्तविक जो मकसद था तमाम देश क्षेत्र की प्रतिभाएं क्षेत्रों में जो काम अपना योगदान दिया है उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। सकारात्मक ऊर्जा जो है क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकती है।
भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में कैलाश पंत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि हैं। वे कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर ही यहां आते हैं और स्वागत से अभिभूत हैं। वहीं श्री पंत ने कहा कि एक चुनाव के बाद कार्यकर्ता अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। यही वजह है कि भाजपा हमेशा बूथ लेवल पर मजबूत रहती है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत कर एक बार फिर केंद्रीय सत्ता पर काबिज होगी। जो मुझे दायित्व मेरी सरकार ने दिया है, तो मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अधिक संख्या में श्रमिक है अपने प्रदेश में भी, और उनकी जो भी समस्या हैं, जैसे कोई सुविधावर हैं या जिनके स्वास्थ्य संबंधी अनेकों उनकी चीज़ें होती जो नहीं हो पाती, उनकी जो है वेतन संबंधी उनकी विसंगतियाँ होती, उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। और ऐसे जितने भी उनके हितों के लिए चीज़ें हमारे सरकार ने तय की हैं और हितों का उनको लाभ मिले उन चीज़ों का, इसलिए मेरा प्रयास जारी रहेगा। बात करें तो आज काशीपुर पहुंचे हैं, आपका अपना स्वागत हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मेरा ये पहला दौरा चल रहा है दायित्व मिलने के बाद, और काशीपुर से मेरा बड़ा लगाव है, क्योंकि मैं संघ का प्रचारक निकला तो मैं इसी जिले से निकला, और लगातार कार्यकर्ताओं का भी आग्रह था कि आप जब यहाँ से निकलोगे तो निश्चित तौर पर आपका कार्यक्रम रखेंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भव्य दिव्य जो कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया, तो बड़ा अच्छा मन को लगा कि हमारे कार्यकर्ता पार्टी के और पार्टी के बारे में विचार करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने भी पार्टी का ही देखते हुए मेरे बारे में उन्होंने ये विचार किया, स्वागत का उनका धन्यवाद। और जैसा कि पहचानने वाले निरंतर ऐसे हम सब के बीच इसी उम्मीद के साथ मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। भारत जय माता की जय, भारत धन्यवाद। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र में जाटों को आरक्षण देने की मांग तेज हो गई। उत्तराखंड में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा केंद्र में जाटों को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर रुड़की गुरुकुल नारसन में जाट महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड से जुड़े जाट समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं महासम्मेलन में जाट आरक्षण समिति से जुड़े कई बड़े नेता शामिल हुए। इस मौके पर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक अशोक बल्हारा ने कहा, आज जाट समाज को केंद्र में आरक्षण की बेहद ज़रूरत है। समाज काफ़ी समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। पूर्व में केंद्र में सरकार के द्वारा जाटों को आरक्षण दिया गया था, जो कि मोदी की केंद्र सरकार के द्वारा ही रद्द किया गया। यदि मोदी सरकार केंद्र में जाटों को आरक्षण नहीं देती तो जाट समाज 2024 के चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। तो उसमें हमें थोड़ा सा हमारी मिलेगा, ये सब जानते हैं। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है कि मैं पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह इंटर कॉलेज में पहुंचा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, बचपन से मैं यहां पे क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन पहली बार उपस्थित हुआ हूं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। सर, जाट महासभा में आप पहुंचे हैं, यहाँ पे मुख्य जाट आरक्षण संघर्ष समिति मुख्य मुद्दा जाट आरक्षण, जी 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 जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे समाज को ज़रूर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा कृषि से रिलेटेड मतलब जो है समाज, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा है कि हमें तो एक स्पेशल स्टेटस देना चाहिए और अगले 50 साल तक देना चाहिए, ताकि हमारे परिवार और हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें और अनेक फील्ड्स में पहुंच पाएं। ठीक है। दादाजी के बारे में क्या है? प्रताप जी उनके बारे में क्या है? ये कॉलेज राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दादाजी एक महापुरुष हैं हमारे समाज के, जैसे सर छोटू राम हैं, जैसे माननीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, और दादाजी ने समाज के लिए, तीनों ने एक्चुअली समाज के लिए बहुत कार्य करे हैं। दादाजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की पहली अंतरिम सरकार अफगानिस्तान काबुल में बनाई थी,
और उन्होंने शिक्षा को हर समय महत्व दिया है। शिक्षा के लिए उन्होंने अनेक ज़मीन दान करी है और मुझे बहुत गर्व है, मैं उस परिवार से हूँ। सर, सरकार को कोई आस लगाना चाहेंगे सरकार से? जो सरकार आजकल चल रही है, 2 वर्ष हो गए सरकार को जी, तो कुछ उन्होंने आरक्षण के बारे में आप लोगों को? मैं तो यही कह रहा हूँ कि सरकार को हमारे समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। उनको हमारी वोट तो चाहिए, लेकिन उनको आरक्षण अगर हमारे समाज को पहुँचाना ही होगा विद स्पेशल स्टेटस फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। 24 में क्या रहेगा इस बार? गुरुकुल नारसन के अंदर आज अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का ये जाट सम्मेलन है, जिसकी अध्यक्षता हमारे बहुत ही आदरणीय राजा चरित प्रताप जी ने की। और आपने यह देखा होगा, हर वक्ता ने अपनी बात को ठोक के ये कहा है कि जाट समाज को आरक्षण चाहिए। ये खैरात नहीं है। संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अंदर हमें आरक्षण चाहिए। और विशेषकर मैं ये बात बताऊंगा, जब बीपी मंडल कमीशन बना आर्टिकल 340 के तहत बैकवर्ड क्लास के लिए 1979 में, उनकी रिकमेंडेशन आई। हम किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं हैं, परंतु जो कृषि पर आधारित जातियां थी, जब उनको मिल सकता है तो हमारे को क्यों नहीं? हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूलों में ग्रामीण अंचल में रहते हैं, खेती पर निर्भर है, तो हमारे को भी आरक्षण चाहिए। और आज सरकार जो है बार बार ये वादा करके मुकर रही है, आने वाले लोकसभा में इस बात का जरूर जाट समाज के अंदर गुस्सा है, या तो 2024 के लोकसभा से पहले जाट समाज को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दे, वरना इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस सम्मेलन के बाद आगे की आपकी क्या कार्रवाई है? अभी हम सरकार को एक ज्ञापन भी देंगे, और यदि सुनवाई नहीं हुई तो कोई सभी स्टेट्स की मीटिंग करके, क्योंकि ये केंद्र में मसला 8 स्टेट का है, एक स्टेट का नहीं। केवल और केवल 1998 से राजस्थान में केंद्र में ओबीसी का आरक्षण है, उसमें भी भरतपुर और धौलपुर जिलों को छोड़ दिया गया है। भरतपुर और धौलपुर के लिए भी चाहिए, और बाकी 8 स्टेट का, जैसे उत्तराखंड में प्रदेश में है, यूपी में प्रदेश में है, हिमाचल के अंदर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्टेट में है, बिहार में स्टेट में है, दिल्ली में स्टेट में, हरियाणा तो स्टेट का भी खारिज कर दिया, जबकि हमारे बच्चों ने शहादत भी दे दी। बड़ी आवाज होगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरिद्वार में वैश्य बंधु समाज द्वारा आयोजित वार्षिक चुनाव संपन्न होने के बाद नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता रहे। संजय गुप्ता ने अध्यक्ष महामंत्री सहित पूरे कार्यकारिणी को शपथ दिलाई और इस दौरान वैश्य बंधु समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। संजय गुप्ता ने अध्यक्ष महामंत्री को बधाई दी। नवनियुक्त अध्यक्ष नीरज गुप्ता का कहना है, वैश्य समाज के 2 गरीब लोग हैं, उनको रोजगार दिलाने का काम करेगा, साथ ही सभी साथ लेकर चलेगा। देखिए, आज मुझे बेहद खुशी है, सर्वसम्मति से नीरज गुप्ता जी को वैश्य बंधु मध्य हरिद्वार का अपने समाज का अध्यक्ष चुना गया है। और उनका शपथ समारोह था और समाज के सभी लोगों ने यहाँ आकर उनको फूल मालाओं से स्वागत किया। और समाज के प्रति नीरज गुप्ता जी बहुत सजग हैं और बहुत ही संवेदनशील है। ये कार्यभार उनको सौंपा गया है और हमारे जो चुनाव अधिकारी थे वो श्री संजय तायल जी थे। 2 तरफ से नामांकन हुआ था, एक विनोद ब्रजवासी जी ने भी नामांकन किया था, वो उनका अपनी सहमति से उन्होंने वापसी ले लिया और श्री नीरज गुप्ता जी को आपने श्री संजय तायल जी ने घोषित कर शपथ समारोह आज कराया है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे वैश्य समाज का गर्व है। विश्वविख्यात कुमार विश्वास अपने माता पिता, पत्नी और बेटी के साथ हरिद्वार की हरकी पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की आरती में प्रतिभाग किया और मां गंगा की आरती की। और इस दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, कैलसानंद गिरी और खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार मौजूद रहे। और इस दौरान कुमार विश्वास ने एक कविता भी सुनाई। कुमार विश्वास ने कहा, यह उनके लिए पुण्यों का उद्भव है कि वे आज अपने माता पिता के साथ विश्वविद्यालय बनने का संकल्प ले रहे हैं।
मेरे पुण्यों का उद्भव है कि आज माता पिता के साथ जो मैंने विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प किया है भारत कुलम, उसके लिए बाबा से अनुमति लेने के लिए, बाबा बद्री केदार से प्रणाम करने के लिए, नारायण को प्रणाम करने के लिए मैं गया था। केदार बाबा के दर्शन किए, बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, बद्री विशाल जी के, और बाद में गंगा महासभा के सौजन्य से आज इस आरती में पुण्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। गंगा कोई नदी नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक महारेखा है, जिसके दोनों किनारों पर ये देश स्पंदित होता है, जागृत होता है। तो दुनिया में शायद किसी एक बहती हुई जलधारा से मनुष्य जाति का इतना आत्मिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संबंध कभी किसी विश्व की नदी में नहीं रहा जो माता गंगा। उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा देने वाले बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को वायस सैंपल देने का नोटिस दिया। सीबीआई ने हरीश को हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में, जबकि हरक सिंह को उनके डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर नोटिस थमाया। दोनों नेताओं को 7 नवंबर को सैंपल देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो सीबीआई जल्दी इस मामले में द्वाराहाट के विधायक मदन सिंह बिष्ट व खानपुर के विधायक उमेश शर्मा को भी नोटिस दे सकती है। यदि नहीं पहुंचते तो मुझे लगता कि ये कहाँ रह गए, तो पहुंच गए, अच्छा है। और मैंने वैसे मजाक में उनसे कहा, मैंने कहा भाई मैं कोई फ्रॉडी नहीं कि बड़ा भारी बैंक फ्रॉड कर दिया हो, कोई ऐसा इंटरनेशनल क्रिमिनल नहीं, कोई मैंने लोकतंत्र की हत्या कहीं कर दी हो या जो है देशद्रोही का काम कर दिया हो, तो एक आध दिन उठ जाते। ये सीढ़ियां तुमको खाली चढ़नी पड़ी, लेकिन अब आ गए तो मैंने कहा लाओ, हमने ग्रहण कर लिया। शरीर की स्थिति ऐसी नहीं थी, उन्हें 6 तारीख दे रखी थी। मैंने कहा भाई 6 तारीख को तो मैं ये स्थिति में शायद नहीं होऊंगा, तो मैंने जनवरी की बात कही है, देखो कब का टाइम देते हैं, जैसा कहेंगे। राजा मारे सरपत्रे। क्या मसला था जो सीबीआई आना पड़ा आपके पास? सीबीआई क्यों आई? देखिए, सीबीआई तो आजकल विपक्ष के लिए एक सर्टिफिकेट है। जो विपक्ष का नेता जिस पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स या कोई जांच ये सरकार नहीं करवा रही है, तो इसका मतलब है वो अपना पूरी फुल पोटेंशियल से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। तो सीबीआई वाले जब भी नोटिस लेकर के मेरे पास पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि अभी बाजू में कुछ दम है, तो फिर मैं नए सिरे से जो है हौसला बांटता हूँ। तो ये उनका, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा, जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा, इस बांध परियोजना के निर्माण से हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा और विद्युत उत्पादन भी होगा। जैसा अभी मीनाक्षी जी ने बताया कि जमरानी बांध परियोजना, जिसको 2 दिन पहले भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, निश्चित रूप से ये परियोजना बहुत लंबे समय से लंबित थी और लंबे समय से पूरे क्षेत्रवासियों को, तराई भावर के लोगों को और तराई भावर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिलों को इस योजना के स्वीकृत हो जाने से
बहुत लाभ मिलने वाला है। जहां तराई भाबर की हल्द्वानी, नैनीताल और उधम सिंह नगर के अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर समेत अनेकों जिलों को पेयजल और सिंचाई इसके जो कमी है वो कमी समाप्त होगी, पूरी होगी। और ये योजना 1975 से अपनी स्वीकृति की इंतजार कर रही थी, स्वीकृति का लगातार प्रतीक्षा थी इसकी। और ये काम पिछले काफी समय से हम लोग सभी लोग प्रयासरत थे। मैंने भी समय समय पर इसके लिए भारत सरकार में, जल शक्ति मंत्रालय में और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में, और अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पिथौरागढ़ का प्रवास हुआ, उस प्रवास के दौरान भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस तराई भाबर की इस महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति प्रदान हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो यहाँ की समस्या पेयजल और सिंचाई की है वो समाप्त होगी। इस योजना के स्वीकृत होने से जहाँ पेयजल की समस्या समाप्त होगी, सिंचाई की भी और फसलों के लिए, किसानों को भी इसके लिए बड़ा लाभ होने वाला है। साथ में विद्युत उत्पादन भी इस योजना से होगा। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से, सभी की ओर से बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लंबे समय से रुकी हुई इस योजना को स्वीकृति प्रदान की है। और जल शक्ति मंत्रालय को भी, जो कि उसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी, उन्होंने भी समय समय पर निश्चित रूप से जो काफी इसमें अड़चने थी